गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था में हम और आगे जाएं, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो पढ़ चुके हैं। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेगट वक्र या एमोगेट वक्र हम पढ़ रहे हैं। एमोगेट वक्र कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, अमेगेट वक्र ये कई बुकों में एमोगेट वक्र के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस जैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपको कई बार जैसे मिलेगा एमोगेट वक्र, इस प्रकार से एमोगेट। ठीक है, एमोगेट वक्र, तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ये दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं, अमेगट ग्राफ, अमेगट वक्र, या फिर बात करें एमोगेट वक्र, तो इस दोनों नाम से ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों नाम से अगर हमको परीक्षाओं में अगर वक्र पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में यह एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अमेगट और एमोगेट, जो अलग अलग बुक्स में प्रोनाउंसिएशन के कारण इन्हें अलग अलग कर दिया। ठीक है, मीन्स जो उच्चारण शैली जैसे बहुत से साइंटिस्टों की अलग अलग होने के कारण इनके अलग अलग हमको नाम देखने को मिलते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो आगे हमारा क्वेश्चन है कि इस ग्राफ के बारे में, कि ये ग्राफ क्या है, किस प्रकार से बनता है, इसमें कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक अमेगट ग्राफ या अमेगट वक्र या एमोगेट वक्र। ठीक है, यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए कि बॉयल के नियम के अनुसार, जो बॉयल का नियम था, क्या था बॉयल का नियम, तो हम पहले एक बार बॉयल का नियम और देख लेते हैं दोबारा। तो बॉयल का नियम था कि कुछ इस प्रकार से, मैं एक ग्राफ बताता हूं आपको। कुछ याद आया होगा आपको। तो देखिए, पीवी और पी, और जब पीवी दाब आयतन और दाब के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है बॉयल के नियम के अनुसार, तो वो एक स्थिर रेखा में प्राप्त होता है, स्थिरांक प्राप्त होता है। मीन्स हम बात करें, बॉयल का नियम यही था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन है उस पर लगने वाले दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो पीवी की वैल्यू है, PV इक्वल टू K, PV की वैल्यू एक स्थिर रहती है, PV की वैल्यू स्थिर रहती है। ठीक है, अब जैसे आगे चलिए, यहाँ पे बॉयल के नियम के अनुसार क्या हुआ था कि अमेगट ने कुछ गैसों का अध्ययन किया। बॉयल के नियम के अनुसार अमेगट ने या एमोगेट ने कुछ गैसों का अध्ययन करके यह बताया कि कोई भी गैस इस प्रकार का वक्र नहीं बनाती है। कोई भी गैस इस प्रकार का वक्र नहीं बनाती, अर्थात बात करें कि सभी गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलित हैं। मीन्स अब बात करें कि अमेगेट ने बॉयल के नियम के अनुसार इसी प्रकार से अध्ययन किया, और वास्तविक गैसों का बॉयल के नियम के अनुसार एमोगेट ने अध्ययन किया, तो उसने बताया कि कोई भी जो गैस है, वास्तविक जो गैस है, वो तो इस प्रकार का वक्र बना ही नहीं रही है। वो तो इस प्रकार का वक्र बना ही नहीं रही है। अब वो वक्र नहीं बना रही, मीन्स आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं कर रही है वो। तो बात करें, इसीलिए हम बात करें कि अर्थात सभी गैस, जो गैसों का आदर्श व्यवहार है उससे विचलित हैं,
या फिर गैसों के आदर्श व्यवहार से अपना विचलन है उसे दर्शाती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, अर्थात बात करें जिस प्रकार से जो हमारा समीकरण था, अर्थात P का मान बढ़ने पर, जब P की वैल्यू बढ़ेगी, P का मान बढ़ने पर स्थिर PV का मान स्थिर नहीं रहता है। बात करें जो अगर P का मान बढ़ता है, जैसे जो हमारा ग्राफ था, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, P का मान जिस प्रकार से बढ़ता जाएगा, PV का वैल्यू जो होगी, जो स्थिर वैल्यू होनी चाहिए थी, वो क्या रहेगी? स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू स्थिर नहीं रहेगी। तो इसलिए बात करें, अर्थात P का मान बढ़ने पर जो PV का मान है स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, PV का मान स्थिर नहीं रहता है। और बात करें कुछ गैसों के PV के मान P के बढ़ने पर सारणी बनाई गई। तो एमोगेट ने कुछ ऐसी गैसें ली और उनकी जो PV दाब आयतन और जो दाब है उस वैल्यू के मध्य उन्होंने क्या खींचा? एक ग्राफ खींचा। तो दाब आयतन व दाब के मध्य उन्होंने एक ग्राफ खींचा। ठीक है, और इस प्रकार से जब उन्होंने ये ग्राफ खींचा और उस ग्राफ को और जो तथ्य हैं उस ग्राफ से निकाले गए, तो देखिए उसमें क्या तथ्य निकाले गए, ये देखिए। यहां देखिए, तो यहां दाब के साथ PV में परिवर्तन, मींस P के साथ PV में जो परिवर्तन किया गया, PV के साथ दाब के साथ जब PV में परिवर्तन किया गया तो हमें इस प्रकार की जो एक सारणी है वो प्राप्त हुई। यहां पे देखो, दाब लिया और दाब आयतन का जो मान है, जैसे H2 के लिए जब दाब 1 था, यहां पे देखिए H2 के लिए देखिए, जब दाब की वैल्यू थी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM। ठीक है, ये सब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हैं। ओके, और जब दाब की वैल्यू थी 1 तो H2 PV थी, तो PV की जो वैल्यू है, एक स्थिरांक की जो वैल्यू है वो मिली 1। ठीक है, और N2 के लिए भी जो PV की जो वैल्यू है वो मिली 1। ठीक है, तो H2 के लिए जो वैल्यू मिली हमें 1 मिली और N2 के लिए भी ये वैल्यू मिली 1। ठीक है, और हम आगे बात करें, जब दाब को किया गया 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इस स्थिति में देखिए H2 का जो मान है, हाइड्रोजन का जो मान है हाइड्रोजन गैस का, वो तो एक बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स यहां पे तो 1 था और 1 से हुआ 1.033, तो मीन्स हाइड्रोजन का जो मान है वो बढ़ा, हाइड्रोजन के मान में इंक्रीजिंग हुई, हाइड्रोजन का मान बढ़ा। और बात करें जो N2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मान मिला हमें 0.985, मीन्स जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मान में कमी आई, नाइट्रोजन का मान हमें मिला 0.985, मीन्स 1 से ये जो बात करें नाइट्रोजन है इसकी वैल्यू हमें कम मिली। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन की वैल्यू तो बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैल्यू है, नाइट्रोजन गैस की जो वैल्यू है वो हमें कम मिली इस सिचुएशन में। ठीक है, और आगे चलें, देखिए जब दाब को और बढ़ाया गया, तो यहाँ पे देखिए जब दाब को 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर किया गया, तो यहाँ पे देखिए जो H2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 1.064। जब H2 की वैल्यू को बढ़ाया गया, प्रेशर की वैल्यू को, दाब को बढ़ाया गया, तो दाब के बढ़ाने पर H2 की वैल्यू फिर से इंक्रीज होती गई। देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल ये वैल्यू अगर इसमें माना तो ये वैल्यू हुई इंक्रीज। ठीक है,
और यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हम देख रहे हैं तो ये हुई डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर करने पर भी जो वैल्यू है दाब की वो दाब आयतन वक्र की वो इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे भी हमको डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, मीन्स वही वैल्यू 1 से कम ही मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करें, देखिए जब प्रेशर को और बढ़ाया गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर जब इधर बढ़ाया गया 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर किया गया, तो यहाँ पे पीवी की वैल्यू और इंक्रीज होने लगी इस प्रकार से। तो पीवी की वैल्यू का मान बढ़ने लगा, तो पीवी की वैल्यू का मान बढ़ने लगा। और फिर N2 की वैल्यू देखिए, यहां पे देखिए N2 की वैल्यू का भी मान क्या होगा, इस स्थिति में N2 की वैल्यू का मान भी बढ़ने लगेगा। यहां पे अब हमें जो धीरे धीरे वैल्यू है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो N2 का मान बढ़ने लगा इस स्थिति में, इस स्थिति में जो N2 का मान है वो बढ़ने लगा, ठीक है। और देखिए और आगे कि जब हमें 400 जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू इतनी 400 मिली, तो H2 की वैल्यू है, जो H2 का मान है, ठीक है, वो हमें मिला 1.277। तो पीवी की वैल्यू यहां पर भी और इंक्रीज होती गई, और यहां पे हमने देखा N2 के मान में भी धीरे धीरे इंक्रीजमेंट आई। तो ये जो टेबल जो बनी, इस टेबल के आधार पर एमोगेट ने देखा कि जिस प्रकार से दाब का मान बढ़ता जा रहा है, दाब के मान के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ पे और दाब बढ़ा, यहाँ पे और दाब बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ाते गए, तो इस प्रकार से ये जो दाब का मान है दाब का मान जब बढ़ता जा रहा है, तो दाब के मान के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का मान तो लगातार बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन गैस का जो मान है वो लगातार बढ़ता जाता है, पर जो नाइट्रोजन जो गैस है इसका मान स्टार्टिंग में तो कुछ कम होता है। यहां पर ये जो दाब का मान है ये तो होता है कुछ कम, ठीक है। स्टार्टिंग में दाब के मान बात करें, जब हम वक्र खींचते हैं तो पीवी का जो मान है, दाब आयतन का जो मान है, उसमें तो आती है कमी, शुरुआत में तो आती है कमी, और फिर एकदम से जब दाब बढ़ता है तो फिर दोबारा से इनके दाब आयतन के मान में, पीवी के मान में होने लग जाती है वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे तो पीवी के मान में N2 के लिए तो स्टार्टिंग में तो होगी कुछ कमी, और फिर जब दाब और बढ़ने लगेगा तो फिर दोबारा से इसमें वृद्धि शुरू हो जाएगी, इंक्रीजमेंट शुरू हो जाएगा, जैसे इस तरीके से। लेकिन H2 का मान है वो एक लगातार गति से बढ़ता रहता है, जिस प्रकार से दाब का मान बढ़ता है तो वो एक लगातार गति से ही उसमें जो पीवी का मान है वो भी बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें प्रदर्शित किया गया, ठीक है। अब इस ग्राफ के प्रदर्शीकरण के बाद देखिए और आगे, एमोगेट वक्र कि इस ग्राफ के प्रदर्शीकरण के बाद जो एमोगेट वक्र है वो किस प्रकार से बना, और देखिए एमोगेट वक्र के बारे में। ठीक है, अब यहां पे देखो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये है पीवी की वैल्यू, ठीक है। और जो है हमारे लीटर पर एटम पे, लीटर एटमॉस्फेयर ATM
मीन्स जो आयतन है और वो गुणा के रूप में है, और ये है हमारा दाब के बढ़ते हुए क्रम में। और ये जो वैल्यू है इस प्रकार से एक सीधी रेखा में ठीक है। अब हम स्टार्टिंग की दो गैसें देखते हैं। देखिए एक तो H2 और एक हीलियम, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, वो हमें एक सीधी रेखा में इस प्रकार से प्राप्त होगी, इसी वक्र से। इस प्रकार से यहां देखिए ये है H2 और ये है हमारा हीलियम। तो दो गैसें हैं। जैसे जैसे बात करें इस प्रकार के हमारे ग्राफ में कि जैसे जैसे दाब का मान बढ़ रहा है वैसे दाब आयतन का मान है इसमें भी वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे दाब का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे दाब आयतन के मान में भी वृद्धि होती जा रही है। तो एक जो वृद्धि है एकदम इनके जो मान है उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। मीन्स जो उनका मान है H2 का और हीलियम का ये लगातार ही वृद्धि कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट हम देखें जो तीनों गैस देखते हैं। यहां से देखिए देखिए इस प्रकार से ये जो तीनों गैसें हैं, ये जो तीनों गैसें जिसमें हमारी पहले आती है N2, ये N2 गैस ठीक है, CO2 और CH4। तो N2, CO2 और CH4 ये तीन गैसें हमारी इसमें मिलती हैं। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग के इसके समीकरण में जब PV और दाब के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो PV के मान में तो पहले क्या होती है, कुछ कमी होती है। दाब आयतन के मान में प्रारंभ में तो कुछ कमी होती है और धीरे धीरे दाब का मान सीधे बढ़ता जाता है। और जैसे कि देखिए नाइट्रोजन के लिए स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मान है वो कम मिला, ठीक है। स्टार्टिंग का मान है जो वास्तविक आदर्श गैस है, आदर्श गैस के मान से हमें कम मिला और फिर धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती गई, ठीक है। मतलब वैल्यू 1 से कम मिली और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आगे जाके ये वृद्धि करता गया जैसे जैसे दाब का मान बढ़ता गया। वैसे ही CO2 गैस के लिए देखें तो स्टार्टिंग में जब दाब बढ़ाया गया तो स्टार्टिंग में इसके 1 से जो विचलन का मान है PV की जो वैल्यू है उससे हमें क्या प्राप्त हुई, PV का जो स्थिर वैल्यू थी उससे हमें ये कम प्राप्त हुआ, इसका मान 9.85 था इसके करीबन हमको प्राप्त हुआ, फिर कुछ कम हुआ और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दाब बढ़ता गया वैसे वैसे CO2 का जो मान है उसमें भी वृद्धि होती गई। CO2 के जो PV की जो वैल्यू है उसमें भी वृद्धि होती गई, मीन जो विचलन है वो एकदम से अधिक होता गया, ठीक है। और जैसे ही CH4 गैस के लिए देखें तो उसका मान में भी प्रारंभ में तो दाब बढ़ाने पर PV के मान में कुछ कमी आई, लेकिन फिर जैसे जैसे दाब बढ़ता गया तो PV की वैल्यू फिर और बढ़ती गई, तो CH4 हमें और भी अधिक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो हमारा वक्र है अमोगेट वक्र हमें प्राप्त हुआ और इसमें हमें दो टाइप देखने को मिले। दो टाइप कौन से थे, देखिए कि एक तो H2 और He और ये तीनों गैस, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये दो टाइप इसमें कि ये एक मान तो इनका ऐसा है जो लगातार दोनों गैसों का कि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, ठीक है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। और एक में पहले कुछ कमी होती है फिर वृद्धि होती है, ठीक है। मीन्स इनके मान तो क्या होते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके मान में पहले कुछ कमी आती है फिर एकदम से बढ़ते हैं इन गैसों के मान। तो इसी ग्राफ के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला और वो क्या निष्कर्ष क्या था, देखिए यहां पे देखिए कि अमोगेट वक्र के अनुसार कि सारणी के आधार पर दो प्रकार के वक्र पाए जाते हैं।
सारणी के आधार पर दो प्रकार के जो वक्र हैं वो पाए जाते हैं। देखिए पहला कौन सा, पहला वक्र कि H2 हीलियम नियॉन जैसी गैसों के लिए पीवी के मान P के बढ़ने पर लगातार बढ़ते हैं। मीन्स जो H2 है, हीलियम है, नियॉन है, इनकी जैसी गैसों के लिए जो पीवी के जो मान हैं, दाब आयतन के मान हैं, वो दाब के बढ़ने पर लगातार बढ़ते रहते हैं। मीन्स अब बात करें H2 हीलियम नियॉन, ये जो गैस हैं, इनकी जैसी गैसों के लिए जो पीवी के मान है, दाब आयतन के मान हैं, वो दाब के बढ़ने पर लगातार बढ़ते हैं, दाब के बढ़ने पर लगातार बढ़ते हैं। और बात करें जैसे N2, जो दूसरा हमारा टाइप है N2CO, CO2 और CH4, ये जो गैसें हैं हमारी, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस है, इन गैसों के लिए जो पीवी का मान, दाब आयतन का मान है, वो दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इनका मान जो बात करें N2 है, CO है, CO2 है, CH4 है, गैसों के लिए पीवी का जो मान है दाब के बढ़ने के साथ लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वक्र हमें प्राप्त हुए। एमोगेट वक्र से दो वक्र मिले, एक के तो मान लगातार बढ़ रहे थे और एक के मान में पहले कुछ कमी आ रही थी और फिर दाब बढ़ने के साथ फिर पीवी के मान में फिर और वृद्धि होने लगी। अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं संपीड्यता गुणांक। अब संपीड्यता गुणांक में देखिए इसमें क्या आता है कि आदर्श व्यवहार से दोनों प्रकार के विचलन को हम संपीड्यता गुणांक Z के रूप में व्यक्त करते हैं। संपीड्यता गुणांक Z के रूप में व्यक्त करते हैं। मीन्स जो आदर्श व्यवहार से जो दोनों प्रकार के विचलन को हम संपीड्यता गुणांक Z के रूप में व्यक्त करते हैं। मीन्स हम बात करें आदर्श व्यवहार से हमें क्या मिलते हैं, दो प्रकार के विचलन हमको मिलते हैं। आदर्श व्यवहार से दोनों प्रकार के विचलन को अब हम संपीड्यता गुणांक Z के द्वारा हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। मीन्स जो संपीड्यता गुणांक जैसे जो एक से जो आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक की वैल्यू 1 मानी जाती है और अगर वो 1 से अगर विचलन हमको ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, उसे हम संपीड्यता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। मीन्स संपीड्यता के रूप में बात करेंगे कि विचलन में कितना बढ़ता है कितना कम होता है। तो वो एक विचलन को दर्शाने के लिए, गैसों के जो आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए एक पर्टिकुलर राशि देखी गई जिसे हम संपीड्यता कहते हैं। तो इसे संपीड्यता द्वारा ये सब चीज प्रदर्शित की गई। ठीक है, अब संपीड्यता के बाद आगे देखते हैं कि जो एक तो वास्तविक गैस का Z को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि Z एक तो आयतन, ठीक है, वास्तविक गैस का आयतन अपॉन जो नॉवल गैस का आयतन है उसको इसके बटे में किया गया। तो वास्तविक गैस का आयतन अपॉन जो आदर्श गैस है उसका आयतन। ठीक है, वास्तविक गैस का आयतन और आदर्श गैस का आयतन। ठीक है, इसी प्रकार से इस दोनों तरफ अगर हमने दाब को ऊपर नीचे दाब को ऐड कर लिया तो PV अपॉन PV नॉवल, इस प्रकार से ये राशि। और आदर्श गैस के लिए जो PV नॉवल है आदर्श गैस के लिए तो बात करें PV अपॉन RT, ये जो समीकरण है PV, भाई इसके लिए PV नॉवल है, आदर्श गैस है, उसके लिए हमें PV आइडियल भी बोल सकते हैं। इधर देखो आइडियल आ सकता है, PV आइडियल, ठीक है, PV आइडियल यूज करेंगे तो बेटर है। तो PV आइडियल है, आदर्श है, उसके लिए जो PV अपॉन RT हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, अगर n मॉलिक्यूल के लिए है तो Z इक्वल टू PV अपॉन nRT। तो जो संपीड्यता गुणांक है Z इक्वल टू PV अपॉन nRT हमें यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, नॉवल इधर से हटा ही दो, आइडियल ही सही है। तो PV अपॉन PV आइडियल और PV अपॉन RT। ठीक है, PV अपॉन RT। तो बात करें Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, ये जो वैल्यू है ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है, Z इक्वल टू PV अपॉन nRT, ये जो वैल्यू है ये हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो संपीड्यता गुणांक है
तो आदर्श व्यवहार से हमें दो प्रकार के विचलन को हम संपीड़ितता गुणांक Z के रूप में व्यक्त करते हैं। Z इक्वल टू V अपॉन V। बात करें आइडियल, यहां पे भी मैं आइडियल कर देता हूं, आइडियल, ठीक है। तो आदर्श गैस का आयतन और वास्तविक गैस का आयतन। और बात करें पीवी, अब दोनों तरफ ऊपर नीचे दाब का हमने मल्टीप्लाई किया तो दाब, तो यहाँ पे पीवी आइडियल हो गया। पीवी आइडियल की वैल्यू होती है आरटी, वो हमने लिख दी। और एन मोल के लिए है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो इस प्रकार से जो जेड का देखो, जेड इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर टी, ठीक है। तो संपीड़ितता गुणांक है उसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो जेड इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर टी। ये क्या है यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड है हमारा संपीड़ितता गुणांक। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए संपीड़ितता गुणांक, तो यहां पे देखिए उसी ताप तथा दाब पर गैस के वास्तविक आयतन, उसी ताप तथा दाब पर जो गैस का वास्तविक आयतन है प्रति मोल तथा आदर्श गैस का आयतन प्रति मोल का अनुपात है। जो हमने देखा था क्या कि जो जेड है क्या है कि उसी गैस का वास्तविक आयतन V, और बात करें तथा प्रति मोल आदर्श गैस का आयतन V आइडियल का क्या है, ये अनुपात है, ठीक है। और इसकी परिभाषा यहां से निकल के आती है जेड इक्वल टू V अपॉन V आइडियल। ओके, और जहां पे अपन ने इसके आगे क्या किया था, दोनों तरफ दाब से मल्टीप्लाई करके PV और PV आइडियल, ठीक है। उसी को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, PV आइडियल और PV आइडियल की वैल्यू क्या होती है, तो PV अपॉन RT। और अगर N के लिए लें, N मॉलिक्यूल के लिए लें, तो PV इक्वल टू NRT। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और PV इक्वल टू NRT यही हमारे किसके, Z के इक्वल होता है, जो कि हमारा क्या है, एक संपीड़ितता गुणांक है। Z यहाँ पे संपीड़ितता गुणांक है। तो ये तो थी संपीड़ितता गुणांक की परिभाषा। और आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं। संपीड़ितता गुणांक के बारे में देखो, जैसे कि आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक Z की मान 1 होता है। जो आदर्श गैस के लिए माना, आदर्श गैस पे विचलन होता ही नहीं है, तो उसके लिए PV की वैल्यू स्थिर होगी, तो Z का मान हमको 1 प्राप्त होता है। और बात की जाए जो कि ताप तथा दाब पर निर्भर नहीं करता, जो कि ताप तथा दाब पर निर्भर नहीं करेगा। और बात करें लेकिन वास्तविक गैस के लिए, जो Z का ताप, वास्तविक गैस के लिए जो Z है, Z ताप व दाब दोनों पर निर्भर करता है। वास्तविक गैसों के लिए हम बात करें, जो जेड का जो मान है ताप व दाब दोनों पर निर्भर करेगा, ताप व दाब दोनों पर निर्भर करता है। तो अतः हम बात करें, अतः संपीड़ितता गुणांक के इकाई के मान में विचलन से गैस के आदर्श व्यवहार में विचलन को मापा जाता है। तो बात करें अगर संपीड़ितता गुणांक का जो मान है, अगर उसके इकाई मान में, मतलब उसका मान अगर हमें 1 से क्या होगा, डिफरेंट प्राप्त होगा। अगर 1 से कम या 1 से ज्यादा अगर प्राप्त होता है तो मान लेंगे कि गैस है वो अपना आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। मीन्स गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। अगर 1 से ज्यादा और 1 से कम हमारा संपीड़ितता गुणांक जेड की वैल्यू आती है, तो समझ जाइए कि जो गैसें हैं अपने आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए संपीड़ितता गुणांक के आधार पर ये जो एक ग्राफ खींचा गया, हम वो बनाते हैं। इस प्रकार से 1.0, ओके।
ये है हमारी H2, ये N2, ओके, ये है हमारी CH4 मैथेन और ये CO2। ये है हमारा संपीड़ित गुणांक Z, ठीक है। और ये है हमारा, बात करें Z की वैल्यू 1.1, 1.5 इस प्रकार से, यहाँ पे मान लिया 0। और जो हमारा बात करें दाब है P की वैल्यू पर एटम पे, जैसे 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से प्रदर्शित कर रखी है, ठीक है। जो दाब की वैल्यू 200, 100, 200, 300, 400 इस प्रकार से हमें प्रदर्शित कर रखी है, ठीक है। तो जो बात करें H2, N2, CH4, CO2, Z, इस प्रकार से ये जो बात करें ग्राफ है हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो संपीड़ितता गुणांक है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब हम और आगे चलते हैं, देखिए संपीड़ितता गुणांक। अर्थात ये गैस अधिक संपीड़ितता दिखाती हैं, अर्थात पीवी का मान अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। अर्थात ये गैस अधिक संपीड़ितता दिखाती हैं, जो हमारी गैसें थी जो वक्र में आ रही हैं वो गैस क्या करती हैं, अधिक संपीड़ितता दिखाती हैं, अर्थात पीवी का जो मान है अपेक्षाकृत हमको कम प्राप्त होता है। अब बात करें एमोगेट वक्र में, अवनमन इस बात को इंगित करता है, जो एमोगेट वक्र है हमारा उसमें अवनमन इस बात को इंगित करता है कि दाब बढ़ाने पर, जो दाब है जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो दाब बढ़ाने पर जेड का मान निम्न होकर फिर से बढ़ने लगता है। मीन्स जब हम दाब को बढ़ाते हैं एमोगेट वक्र में तो दाब बढ़ाने पर जो जेड का मान है पहले तो निम्नतम होता है जेड का मान, ठीक है। जेड का मान पहले निम्नतम होता है, फिर एकदम से निम्नतम होकर जो जेड का मान है फिर से बढ़ने लगता है। मीन जेड का मान पहले कम होगा फिर एकदम से जेड के मान में वृद्धि होने लग जाएगी। तो जेड का मान निम्नतम होकर जेड के मान में वृद्धि होने लग जाती है। अब बात करें तथा उच्च दाब पर ये मान आदर्श गैस के Z=1 के मान से भी अधिक प्राप्त होगा। मीन्स अगर बात करें आदर्श जो विचलन का मान उच्च होगा, आदर्श गैस से विचलन का मान उच्च होगा, तो जो बात करें अर्थात Z=1, Z की जो वैल्यू है हमें 1 से भी ज्यादा प्राप्त होगी, Z का मान 1 से भी ज्यादा प्राप्त होगा, जो कि इस बात को इंगित करता है कि एक मान इस बात को प्रदर्शित करता है कि उच्च दाब पर गैस की जो संपीड़ितता है कम हो जाती है, कि जब दाब उच्च होता है तो जो गैस की संपीड़ितता है वो कम हो जाती है। तो ये चीज इस बात को इंगित करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा संपीड़ितता गुणांक। और आगे देखते हैं, देखो इसी में ही एमोगेट वक्र में देखिए कि हाइड्रोजन, हीलियम व पीवी के मान सभी दाबों पर पीवी के मानों से अधिक पाए गए। मींस हाइड्रोजन हीलियम के जो पीवी के मान थे, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के जो हम ग्राफ में देख रहे थे, हाइड्रोजन व हीलियम के पीवी के मान सभी दाबों पर आदर्श गैस के पीवी के मानों से अधिक पाए गए। मीन्स उनके मान तो हमें अधिकतम ही मिल रहे थे, लेकिन हम बात करें इनके लिए संपीड़ितता गुणांक Z का मान 1 से अधिक होता है। जो संपीड़ितता गुणांक Z है इनका मान इनसे हमें बात करें क्या मिला, 1 से अधिक ही मिला। लेकिन हम बात करें अतः इनकी संपीड़ितता कम होती है, अतः इनकी जो संपीड़ितता की बात करें अतः इनकी संपीड़ितता कम होती है। और बात करें ऐसी गैसें जिनके लिए Z का मान निम्न दाब पर तेजी से कम होता है और आसानी से द्रवित हो जाती हैं, अतः CO2 गैस N2 CH4 गैस की तुलना में आसानी से द्रवित हो जाती है। मीन्स हम बात करें कि Z का मान निम्न दाब पर तेजी से कम होता है। इन जिन गैसों के लिए Z का मान जब दाब निम्न होता है तो बात करें तेजी से क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है, तो उन्हें आसानी से हम द्रवित कर सकते हैं। मीन्स Z के वैल्यू में कमी आने के कारण हम उन्हें आसानी से
द्रवित कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे बात करें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, CH4 गैस है, इनको हम बात करें गैस की तुलना में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें द्रवित कर सकते हैं। तो लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम के लिए ये वक्र में नमन नहीं है, अतः ये गैस साधारण ताप पर आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। मीन्स संपीड़ितता गुणांक के मान में अगर निम्न दाब पर अगर कमी आती है तो वो गैसें तो आसानी से द्रवित हो सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम के जो संपीड़ितता के मान में आसानी से कमी नहीं आती है तो ये साधारण ताप पर इन्हें द्रवित हम नहीं कर सकते हैं। और आगे देखिए, तो ये था हमारा संपीड़ितता गुणांक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो हमारा संपीड़ितता गुणांक है और इसमें देखिए मैं आगे आपको बता देता हूं और चीजें। देखिए हाइड्रोजन हीलियम व पीवी के जो मान होते हैं सभी दाबों पर आदर्श गैस के जो पीवी के मान से अधिक पाए जाते हैं और इनके जो संपीड़ितता गुणांक Z का मान भी 1 से अधिक मिलता है हाइड्रोजन हीलियम का। ठीक है, तो बात करें पीवी के मान अधिक पाए जाते हैं, इनके लिए संपीड़ितता गुणांक Z का मान हमेशा 1 से अधिक मिलता है। तो मीन्स हम बात करें अगर Z का मान 1 से हमें अधिक मिलेगा तो इनकी संपीड़ितता क्या होगी, इनकी संपीड़ितता होगी कम। मीन्स हमको इनको अधिक संपीड़ित नहीं कर सकते, मीन्स इनको हम अधिक नहीं दबा सकते। तो हाइड्रोजन हीलियम के जो मान है हमेशा जो संपीड़ितता गुणांक का मान अगर 1 से अधिक है तो इनमें जो संपीड़ितता का गुण है, दबाने का गुण है, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम बात करें जैसे नाइट्रोजन, CO2, CH4 जो गैस हैं इनके जो संपीड़ितता गुणांक का मान है वो 1 से हमें कम प्राप्त हो जाता है। 1 से कम प्राप्त हो जाता है तो इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, इन्हें आसानी से हम संपीड़ित कर सकते हैं, मीन्स दबा सकते हैं। निम्न दाब पर हम इन्हें आसानी से दबा सकते हैं और दबा सकते हैं तो ये आसानी से द्रवित भी हो जाएंगे। तो ये चीजें हमको इसमें समझनी चाहिए कि अगर इनको जो N2 और बात करें N2 है, CO है, CO2 है, तो इनमें जो Z का मान, इनकी संपीड़ितता गुणांक का मान अगर हमें 1 से कम मिलता है निम्न दाब पर तो इन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इनमें संपीड़ितता का करैक्टर है, संपीड़ितता का गुण है, तो हम इन्हें आसानी से दबा सकते हैं, आसानी से कम कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हमें आसानी से द्रवित किया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करें ऐसी गैसें जिनका मान Z के मान से हमें कम प्राप्त होता है, 1 से कम प्राप्त होता है, उन्हें आसानी से द्रवित कर सकते हैं, और Z से अधिक प्राप्त होगा हम उन्हें आसानी से द्रवित सामान्य ताप पर नहीं कर सकते। तो यही चीजें थी हमारी आज के एमोगेट वक्र में। हमने संपीड़ितता गुणांक पे पढ़ा कि किन गैसों को हम द्रवित कर सकते हैं, किन गैसों को हम द्रवित नहीं कर सकते। तो स्टडी बॉक्स में बने रहिए। थैंक यू।